नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 सीपीसी। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other departmental examinations। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं। आप सभी वीडियोज को देखें और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 221। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30th December, how many days of earned leave will he be entitled to during the half year? यदि कोई सरकारी कर्मचारी 30 दिसंबर को त्याग पत्र देता है तो वह छमाही के दौरान कितने दिनों के अर्जित अवकाश का हकदार होगा। 30 दिसंबर को उसने रेजिग्नेशन दे दिया है तो 1 जुलाई से और 31 दिसंबर का जो 6 महीने का पीरियड होता है, छमाही होती है, उसमें कितने दिन का ईएल इंटाइटलमेंट उसका होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 12.5 days, बी 13 days, सी 15 days, डी 30 days। करेक्ट ऑप्शन इज बी 13 days। Next question 222. If a government servant dies on 22nd September, how many days of earned leave will he be entitled to during the half year? यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 22 सितंबर को मृत्यु हो जाती है तो वह छमाही के दौरान कितने दिनों के अर्जित अवकाश का हकदार होगा। ऑप्शंस आर ए 5 days, बी 8 days, सी 12 days, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज बी 8 days। वो 1 जुलाई से सेम क्वेश्चन है, वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन बदली है, वहां वो रिजाइन कर रहा था 30 दिसंबर को, यहाँ पर डेथ हो रही है 22 सितंबर को। 1 जुलाई से और 31 दिसंबर का जो छमाही होती है उसमें ईएल इंटाइटलमेंट है वो 15 दिनों का है, और वो उसकी डेथ हो जाती है या 22 सितंबर को। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का उसका टाइम पीरियड है, वो पूरे महीने के लिए उसको ईएल मिलेगी। तो 3 महीने यहाँ पर हो जाते हैं और 3 महीने को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो टोटल ईएल का जो कैलकुलेशन है यहाँ पर बन रहा है 7.5, और इसको राउंड में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे उसके ईएल इंटाइटलमेंट है वो 8 days। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next question 223. If a government servant is dismissed on 29th September, how many days of EL is admissible to him for that half year on the date of dismissal? यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया जाता है तो बर्खास्तगी की तारीख पर उसे आधे साल के लिए उसे कितने दिनों का ईएल स्वीकार्य होगा। क्वेश्चन है वो सेम टाइप के हैं, परंतु कंडीशंस बदल रही हैं। पहले में वो रेजिग्नेशन कर रहा था, दूसरे में उसकी डेथ हो रही थी, और तीसरे में वो डिसमिस हो रहा है। तो क्या उसको ये एंटाइटलमेंट होगा उस हाफ ईयर के लिए, मतलब जुलाई से लेकर के और 1 जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक का जो हाफ ईयर है उसमें कितना एंटाइटलमेंट होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नील, बी 5 days, सी 7.5 days, डी 8 days। वो 29 सितंबर को डिसमिस हुआ है, मतलब कि जुलाई और अगस्त के महीने का उसका ईएल मिलेगा। वो एंटाइटल होगा अगस्त और जुलाई के लिए, क्योंकि 29 सितंबर को वो डिसमिस हो गया। सितंबर के लिए उसका ईएल एंटाइटलमेंट है वो नहीं होगा, मतलब 2 महीने का होगा, और 2 महीने के लिए ईएल बनेगी 2.5। इसका मतलब है 5 days ईएल इंटाइटलमेंट उसका हो जाएगा। सही उत्तर होगा बी। Question number 224. If a government servant had availed EOL on private grounds for 100 days during the previous half year, how many days of EL is he entitled for at the commencement of the next half year? यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने पिछले छमाही के दौरान 100 दिनों के लिए निजी आधार पर ईओएल का लाभ उठाया था तो वह अगले छमाही के प्रारंभ में ईएल के कितने दिनों का हकदार होगा। ऑप्शंस आर ए 15 days, बी 10 days, सी 5 days, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज सी 5 days। 5 दिन की ईएल उसको मिलेंगी अगले छमाही के लिए, क्योंकि वहां पर वो 100 दिन की ईओएल ले चुका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले चुका था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में
ईएल वो कट जाएंगी। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है तो किस रेशो में वो ईएल है वो कट जाती है, एडवांस ईएल है वो डिडक्ट हो जाएंगी। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। और सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर 5 days। Next question 225. If a government servant had availed EOL on medical certificate for 180 days during the previous half year, how many days of EL he entitled for at beginning of the next half year? यदि एक सरकारी कर्मचारी ने पिछले छमाही के दौरान 180 दिनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ईओएल प्राप्त किया था, तो वह अगले छमाही की शुरुआत में ईएल के कितने दिनों का हकदार होगा? मतलब कि अगले छमाही के लिए, अगले हाफ ईयर के लिए कितने एडवांस ईएल उसके क्रेडिट होंगी? ऑप्शंस आर ए 15 डेज, बी 10 डेज, सी 5 डेज, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज बी नील। वो 180 दिनों का ईओएल ले चुका था, मतलब कि मेडिकल ग्राउंड पे लिया, परंतु अगले हाफ ईयर के लिए एडवांस क्रेडिट उसके खाते में नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next question 226. A government servant remained absent willfully after leave for 60 days during the previous half year, which is treated as disnun. How many days of EL is admissible to him at the beginning of next half year? एक सरकारी कर्मचारी पिछले छमाही के दौरान 60 दिनों की छुट्टी के बाद जानबूझकर अनुपस्थित रहा, बिल्कुल एब्सेंट रहा, जिसे अकार्य दिवस मतलब कि डाइजनो माना जाता है। अगले छमाही की शुरुआत में उसके लिए ईएल के कितने दिन स्वीकार्य होंगे? मतलब एडवांस ईएल कितनी उसकी क्रेडिट की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 डेज, बी 6 डेज, सी 9 डेज, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज सी 9 डेज। कर्मचारी है वो पिछले हाफ ईयर में 60 डेज के लिए विलफुली एबसेंट रहा, जिसको डाइजनॉन माना गया। तो अगले हाफ ईयर के लिए एडवांस क्रेडिट होने वाली ईएल की संख्या रह जाएगी यहाँ पर 9। और सही उत्तर होगा सी। Question number 227. What is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at a time in one spell? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। एक सरकारी कर्मचारी को एक बार में ईएल के अधिकतम कितने दिन दिए जा सकते हैं? मतलब सिंगल स्पेल में मैक्सिमम ईएल कितनी सैंक्शन की जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 90 डेज, बी 120 डेज, सी 180 डेज, डी 300 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 180 डेज। एक स्पेल में अधिकतम 180 दिन की ईएल है वो दी जा सकती है। और जल्दी से बता दीजिए, अगर 180 दिन की से अधिक ईएल एक बार में दी जा सकती है तो उसके लिए कमे क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपका कमेंट आ जाना चाहिए। अगर 180 दिनों के लिए ईएल क्रेडिट ईएल है वो सैंक्शन की जाती है, ली जा सकती है, तो कौन सी सिचुएशन में ली जा सकती है? जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है सी 180 डेज। Next question 228. A government servant has requested for credit of unavailed joining time of 6 days to his EL account, which has a balance of 295 days of EL on 30th June. How many days of EL will be at his credit as on 1st July? एक सरकारी कर्मचारी ने अपने ईएल खाते में 6 दिनों के अप्रयुक्त कार्यभार ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम को जमा करने का अनुरोध किया है, जिसमें 30 जून को ईएल के 295 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष है। 1 जुलाई को उसके खाते में ईएल के कितने दिन होंगे? मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं कि उसके ऑलरेडी 295 ईएल है वो क्रेडिट हो चुकी है, और 6 दिन का वो ज्वाइनिंग टाइम की ईएल जो कि वो यूज नहीं की थी, ज्वाइनिंग टाइम में यूज नहीं करी, तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर हो रही है 300 डेज। ये 1 डे की लैप्स हो जाएगी तो 5 ही ऐड होंगी, तो 300 डेज की होंगी। और उसके बाद में अगले जुलाई में, क्योंकि वो 300 ईएल है वो कंप्लीट हो रही है, 30 जून को ही पूरी हो जाती है, मैक्सिमम आ जाती है उसकी ईएल क्रेडिट में। तो अगले 1 जुलाई को किस तरीके से उसको लिखा जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 295 डेज, बी 300 डेज, सी 300 + 15 डेज, डी 300 + 6 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 300 + 15 डेज। क्योंकि उसके
ज्वाइनिंग टाइम की जो ईएल है उनको जुड़ने पर ये टोटल उसकी ईएल हो गई थी खाते में 300, और 1 जुलाई को जो एडवांस क्रेडिट की जाती है वो 15 हो जाएंगी, और इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और समझ लीजिए कि अगर वो नेक्स्ट हाफ ईयर में कोई ईएल लेता है तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगी। ज्यादा लेता है, 15 दिन की लेता है, 10 दिन की लेता है, तो इस तरीके से वो क्रेडिट है वो मेंटेन किया जाएगा। अगर वो 30 दिन की ले लेता है तो यहाँ पर नेक्स्ट हाफ ईयर में वो किस तरीके से क्रेडिट है वो बैलेंस रहेगा, ये देखिए। 285 दिन की ईएल है उसके खाते में रह जाएगी, अगर 15 दिन 30 दिन का उसको वो नेक्स्ट हाफ ईयर में ले लेता है, ईएल ले लेता है छुट्टी के रूप में। तो इस तरीके से हमें समझना है कि अगर 300 मैक्सिमम हो गई है तो अगले जितने भी हाफ ईयर्स होंगे उनमें एडवांस क्रेडिट उसके प्लस में होते जाएगा, जिसको अलग से रखा जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी। Next question 229. If a government servant serving in a vacation department did not avail any vacation, how many days of EL is admissible to him during the year in respect of 12 months of actual duty? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे संबंधित है, आपके डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यदि किसी अवकाश विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी ने कोई अवकाश नहीं लिया है तो उसे वर्ष के दौरान 12 महीनों की वास्तविक ड्यूटी के संबंध में कितने दिनों का ईएल स्वीकार्य होगा। क्योंकि आप वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वेकेशन लग गई है, कितने भी दिनों की वेकेशन लग गई है, आपने वेकेशन का यूज नहीं किया है, मतलब कि आप ऑन ड्यूटी रहे, आपने काम किया है, कोई वेकेशन अवेल नहीं किया है, तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी ईएल के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 40 डेज, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज 30 डेज। आपने पूरे साल में 12 महीने में कोई भी वेकेशन यूज नहीं किया है तो 30 दिनों का बाकी लोगों की तरह नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट की तरह आप इलिजिबल होंगे 30 डेज के ईएल के लिए। सही उत्तर हो जाएगा B। Next question 230. When was the HPL restored to principals, headmasters, teachers, etc. working in schools of vacation department under central government? फिर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया है। केंद्र सरकार के तहत अवकाश विभाग के स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों आदि को एचपीएल कब बहाल किया गया था। मतलब कि एचपीएल कौन से वेतन आयोग में लागू किया गया था। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ए 11 2006, बी 19 2006, सी 19 2008, डी 11 2012। करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 1 सितंबर 2008। मतलब कि 6 सीपीसी में ये बात है वो रखी गई थी। 6 सीपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स के लिए, वेकेशन डिपार्टमेंट है इनके लिए एचपीएल है वो रख दी गई थी। एचपीएल का प्रावधान किया गया था और ईएल को खत्म कर दिया गया। परंतु अभी आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि एचपीएल है वो 7th सीपीसी में कंटिन्यू की गई है या नहीं की गई है। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। एचपीएल कंटिन्यू रखी गई है 7 सीपीसी में, और अगर नहीं रखी गई है तो कौन से टाइप की लीव है यहाँ पर रखी गई है, किस टाइप की लीव मिलेंगी और कितनी संख्या में मिलेंगी। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन है वो किस लेवल की हो चुकी है। यहाँ पर उत्तर हो रहा है 1 सितंबर 2008। Next question 231. In how many installments advance credit of half pay leave is made to one leave account of government servant during a year? एक वर्ष के दौरान सरकारी सेवक के एक अवकाश खाते में कितनी किस्तों में अर्ध वेतन अवकाश का अग्रिम जमा किया जाता है। वो ईएल और एचपीएल के लिए सेम कंडीशंस है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एचपीएल है वो साल में कितने इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट की जाती है एडवांस में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 3 इंस्टॉलमेंट्स, बी 2 इंस्टॉलमेंट्स, सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, डी 4 इंस्टॉलमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज 2 इंस्टॉलमेंट। 1 जनवरी और 1 जुलाई को एचपीएल और ईएल है वो क्रेडिट की जाती है। आपको मालूम है कि अगर एचपीएल है तो एचपीएल क्रेडिट की जाएंगी 1 जनवरी को 10, और इसी तरीके से 1 जुलाई को भी 10 क्रेडिट की जाएंगी, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगी 20।
और ईएल है तो इस तरीके से क्रेडिट की जाएंगी, वो ईएल क्रेडिट होंगी 15 1 जनवरी को और 15 यहाँ पर हो जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी यहाँ 30 और ये एचपीएल हो जाएंगी 20। इस तरीके से वो क्रेडिट होती है साल में 2 बार, ईएल और एचपीएल। सही उत्तर हो रहा है बी। Question number 232. What is the rate of credit of a half pay leave for each completed calendar month of service of a government servant? एक सरकारी सेवक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए अर्ध वेतन अवकाश की क्रेडिट दर क्या है? मतलब फर्स्ट हाफ ईयर में कितनी क्रेडिट होंगी एचपीएल और अगले हाफ ईयर में कितनी क्रेडिट होंगी? ऑप्शंस आर ए 3/5, बी 5/3, सी 3/4, डी 1/2। करेक्ट ऑप्शन इज बी 5/3। मतलब ईच मंथ में, ईच कंप्लीटेड मंथ में 5/3 के रेशो में वो मिलेंगी। इस तरीके से ये क्रेडिट है वो एडवांस किया जाएगा। सही उत्तर हो रहा है बी। Next question 233. If a government servant avails 100 days of EOL on private grounds during the previous half year, what will be the entitlement of HPL during the next half year? यदि कोई सरकारी कर्मचारी पिछले छमाही के दौरान निजी आधार पर 100 दिनों का ईओएल प्राप्त करता है तो अगले छमाही के दौरान एचपीएल की पात्रता क्या होगी? ऑप्शंस आर ए नील, बी 5 डेज, सी 10 डेज, डी 20 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 10 डेज। क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, वो अपने प्राइवेट ग्राउंड पर लीव गया था तो उसको अगले छमाही महीने में 10 डेज की एचपीएल है वो मिलेंगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 234. If an employee serving in vacation department avails his full vacation in any year, how many days of EL is he entitled to in that year? यदि अवकाश विभाग में कार्यरत कोई कर्मचारी किसी वर्ष में अपनी पूरी छुट्टी लेता है तो उस वर्ष में वह कितने दिनों की ईएल का हकदार है? फिर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 10 डेज, डी 60 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 10 डेज। 10 दिनों की ईएल आपको मिलेंगी। आपने पूरे वेकेशन अवेल करी है फिर भी 10 डेज की ईएल आपको मिलेंगी। ये आपको कंडीशन है वो लागू की गई है वो 7 सीपीसी में। और जल्दी से बता दीजिए अगर ये कंडीशन 6 सीपीसी में होती तो कितने दिन की ईएल आपको मिलती? 6 सीपीसी में कितने दिन की ईएल आपको मिलती अगर आपने पूरा वेकेशन अवेल किया है तो कितनी ईएल क्रेडिट आपकी होती? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। यहां पर सही उत्तर हो रहा है 10 डेज। Next question 235. No government servant while on leave other than dash shall ordinarily be permitted to take up any other service or employment according to Rule 13 of CCS leave rules. सीसीएस अवकाश नियमावली के नियम 13 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी पर रहने के दौरान डैश के अलावा किसी अन्य सेवा या रोजगार को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शंस आर ए ऑन लीव, बी स्टडी लीव, सी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, डी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज डी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में रोजगार लिया जा सकता है परंतु उसके लिए अनुमति लेनी होगी। बाकी किसी भी प्रकार के लीव में कोई रोजगार ग्रहण नहीं कर सकता कर्मचारी। अर्न लीव में नहीं कर सकता है, स्टडी लीव में भी कोई दूसरा रोजगार नहीं ले सकता और लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें भी नहीं ले सकता है। परंतु लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इसमें वो रोजगार ग्रहण कर सकता है परंतु वहां पर कंडीशंस होती हैं। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 236. The leave sanctioning authority treated 162 days of willful absence of a government servant as disnone during the previous half year. What will be the entitlement of HPL during next half year? छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी ने पिछले छमाही के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की जानबूझकर अनुपस्थिति के 162 दिनों को अकार्य दिवस के रूप में माना है। अगले छमाही के दौरान एचपीएल की पात्रता क्या होगी? वो लीव पर रहा, एब्सेंट रहा था, जानबूझकर एब्सेंट रहा था 162 दिनों के लिए और इसको डाइजनॉन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको अथॉरिटी ने डाइजनॉन माना है और डाइजनॉन का मतलब कार्य दिवस माना है, ब्रेक इन सर्विस माना है। तो अगले छमाही में उसको एचपीएल कितनी मिलेंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए
नील, बी 1 डे, सी 10 days, डी 20 days। करेक्ट ऑप्शन इज बी 1 डे। एक दिन का एचपीएल है वो उसको मिलेगा अगले दिनों के लिए, और सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 237. What is the maximum limit for availing HPL by the government servant during the entire service? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी अर्थ देख लेते। पूरी सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा एचपीएल प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या है? Options are A 180 days, B 360 days, C 660 days, D no limit। वो एंटायर सर्विस में कितनी एचपीएल ले सकता है? नो लिमिट को कितनी भी एचपीएल जितनी वो क्रेडिट करवा पा रहा है उतनी वो एचपीएल को ले सकता है। कोई लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कितनी एचपीएल वो ले सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 238. What will be the leave salary of an employee who avails HPL? HPL का लाभ उठाने वाले कर्मचारी का अवकाश वेतन क्या होगा? Options are A pay last drawn, B 50% of amount admissible on EL, C 75% of amount admissible on EL, D 25% of amount admissible on EL। Correct option is B 50% of amount admissible on EL। हाफ पे लीव का मतलब ही ये है कि उसको लीव अगर वो एचपीएल ले रहा है तो 50% मिलेगा, जितनी वो ईएल के लिए एडमिजिबल है तो 50% पे उसको मिलेगा अगर वो एचपीएल पर जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 239. Under what grounds commuted leave can be granted to government employee? सरकारी कर्मचारी को किन आधारों पर परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? Options are A private grounds, B medical grounds with MC, C illness of wife, D children's education। Correct option is B मेडिकल ग्राउंड्स विद एमसी। सरकारी कर्मचारी को कम्यूटेड लीव, और कम्यूटेड लीव का मतलब है कि एचपीएल को वो कम्यूट करवा सकता है। दो एचपीएल है वो दो एचपीएल है वो इक्वल हो जाएंगी 1 ईएल के, और इस तरीके से वो कम्यूट करवा सकता है कि उसको हाफ पे नहीं मिलेगा, फुल पे मिलेगा, क्योंकि दो एचपीएल कम्यूट होने पर 1 ईएल के इक्विवेलेंट हो जाती है, और वो कम्यूटेशन है वो मेडिकल ग्राउंड पे हो सकता है। सही उत्तर होगा बी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है 240। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग कम्यूटेड लीव ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ सच लीव इज यूटिलाइज्ड फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी? सरकारी कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित अवकाश प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या है यदि ऐसी छुट्टी का उपयोग अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है? वो कितने कम्यूट करवा सकता है एचपीएल को, कितने दिनों के ईएल में, या कम्यूटेशन करवा सकता है, किसके लिए कम्यूटेशन करवा रहा है? अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए कम्यूटेशन करवा रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30 days, बी 90 days, सी 120 days, डी 60 days। करेक्ट ऑप्शन इज बी 90 days। 90 दिनों की एचपीएल है उनको वो कम्यूट करवा सकता है ईएल के रूप में, अगर वो एक अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए यूटिलाइज कर रहा है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सिलेबस को मैं चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा हूं, और आज का वीडियो है वो टोटल बेस्ड था ईएल और एचपीएल के कम्यूटेशन के लिए। कितने टाइप की ईएल है, कौन से छमाही में वो क्रेडिट होती है, ईएल से रिलेटेड पूरा डिस्कशन आज का था। और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही जरूरी है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मंडली पर। और आज के क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।